Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. Beta today we will start a new chapter depreciation. आपने पढ़ा होगा चैप्टर सेकंड में जब हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डेप्रिसिएशन एंड दैट टाइम आई टोल्ड यू कि लेटर ऑन आई विल देयर विल बी डीप डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर. ये आपका एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है और अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का. तो ये देखिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आया क्या है कहाँ से और व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेप्रिसिएशन. इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड नेचर that are needed for the conduct of business operation, and some example of such assets are like a land, building, plant and machinery, motor vehicle, furniture, office equipment, etc. And these assets have a definite span of life after the expiry of which the assets will lose their usefulness of the business operation. तो बेटा देखिए हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है. सपोज़ आपने कार परचेज़ की तो कार की लाइफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स होगी और उसके बाद क्या होगा इसकी जो यूज़फुल लाइफ थी वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है आप रख सकते हो बट जो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी वो काम नहीं करेगी तो ऑलमोस्ट क्या करते हो आप उसको बेच देते हो. उसका स्क्रैप मटेरियल आपको स्क्रैप वैल्यू मिलती है. तो आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू रिप्लेस दी एसेट्स. क्लियर. और जो भी एसेट्स की वैल्यू में ये जो गिरावट हो रही है फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ एसेट्स कॉन्स्टेंट ये आपकी कंस्टेंट होती है लगातार होती है एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन सिंपल वर्ड यू कैन से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. लगातार होगी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल होगी अगले साल नहीं होगी. उसको मार्केट फ्लक्चुएशन बोलते हैं. हर साल कुछ ना कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू नील हो जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो बेटा सबसे ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था. अब देखिए प्रॉपर चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं स्टार्ट करते हैं. कंप्लीट नहीं प्रॉपर चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर दिस लेसन you will able to state the meaning and concept of depreciation. The must you will able to know the concept of depreciation and meaning of depreciation. कहाँ से concept आया and meaning क्या. explain the need and factor affecting depreciation. क्या इसकी need है और कौन कौन से factors हैं depreciation को affect करते हैं. explain the method of charging depreciation. डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कौन कौन से मेथड होते हैं ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा पूरा यहाँ से. accounting treatment of depreciation also part of numerical portion. meaning of provision and reserve and differentiate between provision and reserve. तो ये हम इस चैप्टर्स में कंप्लीट कर लेंगे. विच चैप्टर बेटा डेप्रिसिएशन. तो अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. इन माई लैंग्वेज यू विल से डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जो एसेट्स की वैल्यू में ग्रेजुअली लगातार जो धीमा धीमा डिक्रीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज पासेस ऑफ टाइम और एब्सोलेंस. मतलब टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट हो गया है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है क्या तो बेटा डिक्लाइन होगा फिक्स ड्यू टू द यूज़. उसको हमने इतना यूज़ किया कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई. यूज़ नहीं किया लेकिन उसका जो टाइम पीरियड था वो आपका एक्सपायर्ड हो गया. फॉर एग्जांपल आप कार परचेस करते हो और 10 ईयर्स को उसको आप खड़े कर दो यूज़ ना लो तब भी क्या होगा उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी. और टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया. फॉर एग्जांपल आजकल कोई भी ब्लैक एंड वाइट ना टीवी परचेस करता है और ना ही मोबाइल बिकॉज उनकी लाइफ टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया है और उस टेक्नोलॉजी का करेंट टाइम में कोई भी वैल्यू नहीं है. नेक्स्ट लेते हैं डेप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म. डेप्रिसिएशंस जब हम बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही कुछ वर्ड आते हैं जो अलग अलग एसेट्स पे चार्ज होते हैं. द टर्म डेप्रिसिएशन कवर डेप्लेक्शन अमोर्टाइजेशन एंड एब्सोलेंस. ठीक है. तो बेटा ये आपके जो वर्ड होंगे ये आपके कवर होंगे कहाँ पर डेप्रिसिएशंस में. डेप्लेशन अमोर्टाइजेशन एंड एब्सोलेंसेस. क्लियर. अब देखिए इनकी मीनिंग क्या क्या आती है. डेप्लेशन. डेप्लेशन क्या होता है आपका. सपोज आपने सुना होगा माइन के बारे में. कोल माइन हो गया या फिर आपके आयरन माइन हो गई या फिर और माइंस हो गई
तो जब बेटा हम क्या करते हैं, कोई माइन होती है उससे हम एक्सट्रैक्शन करते जाते मटेरियल निकालते जाएंगे, तो एक टाइम के बाद तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना, तो उसकी हर साल उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ तो डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो देखिए द टर्म डिप्लेशन इज़ यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और वास्टिंग एसिड्स लाइक माइंस। तो बेटा यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, वास्टिंग एसिड्स कौन कौन सी होती हैं, माइंस, ठीक है, ऑयल रिजर्व एक्सेट्रा। दे अकर्स ऑन reduction in the value of these natural resources due to the extraction of these resources which is called as a depletion। मतलब हम लगातार अगर रिसोर्सेज को माइन से निकालेंगे तो माइन की वैल्यू डिक्रीज होगी और एक टाइम के बाद वहाँ से रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे अगर हम लगातार नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वहाँ से वो ख़त्म होंगे और लगा जो हर साल उनकी वैल्यू में जो भी डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन नोन एज द डिप्लेशन। द मेन डिफरेंस बिटवीन डिप्लेशन और डेप्रिसिएशन इज डिप्लेशन इज कंसर्न विद द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बट डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू यूज ऑफ एन एसेट्स। मतलब बेटा आप अगर दोनों का मीन के डिफरेंस में जाएंगे तो रिफ्लेक्शन आपका जो डिप्लेशन और डेप्रिसिएशन दोनों में क्या चेंज मिलेगा, मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझा दूँ कि डेप्रिसिएशन आपकी जो एनसीईआरटी एपीसी बुक है वहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, क्लियर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि एसेट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज़ होगी उसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन, और जब हम माइंस वगैरह से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लेशन, क्लियर। थोड़ा अजीब से अटपटे से वर्ड है लेकिन बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। नेक्स्ट, अमोटराइजेशन वर्ड कहाँ से आता है। अमोटराइजेशन बेटा जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, आपने पढ़ा था टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स पर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारा कहलाता है, टैंजिबल एसेट्स की जो ग्रेजुअली वैल्यू डिक्रीज होती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन, और जो आपका अमोटराइजेशन मतलब इनटैंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी भी वैल्यू जो गिरेगी उसको हम लोग बोलते हैं अमोटराइजेशन। So writing off the value of intangible assets like patent, copyright, trademark, goodwill, etc. बेटा सपोज किसी को कॉपीराइट मिलता है या पेटेंट मिलता है तो एक टाइम होता है 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए एक टाइम मिलता है, तो हर साल उसकी कुछ ना कुछ एक टाइम निकलता जाता है और उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइटिंग ऑफ द पेटेंट और इंटेंजिबल एसेट्स नोन एज दी अमोटराइजेशन एक्सपेंसेस। यानी कि डेप्रिसिएशन आपको जो लगेगा वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा, टेंजिबल पर लगेगा, और आपका जो अमोटराइजेशन एक्सपेंसेस होगा वो इनटेंजिबल एसेट्स पर लगेगा। विच कैन बी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल विच कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये जो राइट हमें मिलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होती है, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इंजॉय कर सकते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन इन द वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं अमोटराइजेशन एक्सपेंसेस या फिर राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। Obsolescence, the technical changes, decline in the economic value of the assets due to the innovation or improved techniques or equipment, and market decline or to change in taste and fashion is refers to ऑब्सोलेंसनेस। बेटा देखो इसका मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। पहले आपकी टीवी थी, अब एलईडी टीवी आ गई है, लार्ज साइज़ की आ गई हैं, मोबाइल चेंज हो गए हैं, स्मार्ट मोबाइल का फंक्शन आ गया है, रेडियो अब कोई सुनता नहीं, एफएम मोबाइल में सारी फैसिलिटीज़ है, कैमरे का इतना यूज़ नहीं होता है, अब सब मोबाइल कैमरे में ही फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज आए हैं, बहुत सारे और इसकी वजह से वो एसेट्स बेकार हो गई, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंसनेस, ठीक है। तो आपके जो बेसिकली वर्ड थे वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आते हैं, डिप्लेशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, अमोटराइजेशन एंड ऑब्सोलेंसनेस। तो ये यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे।
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा अगर आएंगे तो देखिए डेप्रिसिएशन की कॉज क्या क्या हो सकते हैं। देयर आर वेरियस कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, अलग अलग क्या हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन की क्या क्या वेरियस कॉज है। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन वेरियस है एज पर AS6 आर एज फॉलोज। फिजिकल वियर एंड टीयर, मतलब उसको हम यूज़ करते हैं, वियर एंड टीयर एक सबसे बड़ा कॉज है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल यूज ऑफ वियर एंड टीयर। पासिस ऑफ इफ्लेक्स ऑफ टाइम, मतलब पासिस ऑफ टाइम आप बोल सकते हो टाइम पीरियड निकल गया और वो एक्सपायर्ड हो जाएंगी, जैसे कि गुडविल हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स कुछ मिलते हैं, वो टाइम पीरियड निकल गया और एक्सपायर्ड हो गया, तो भी यहाँ पर आपका ये फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन एसेट्स विच हैव अ डिफिनाइट स्पैन ऑफ लाइफ सच एज लीज। लीज आपने सुना होगा, कोई बिल्डिंग वगैरह है लीज पर ले लिया 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए, और क्या होगा 5 लाख रुपीज़ से लिया, आफ्टर 25 ईयर्स अगेन उनको देना पड़ेगा, लीज पर परचेज करना पड़ेगा, तो हर साल हम उसकी वैल्यू को जो राइट ऑफ करेंगे वो हमारा कहलाएगा डेप्रिसिएशन। एब्सोलेंस ड्यू टू न्यू इनोवेशन एंड इम्प्रूव टेक्निक्स के कारण अगर कोई चीज़ मार्केट से बाहर होती है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी हमारा डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और हमारा एबनॉर्मल रीज़न, बहुत बार क्या होता है कुछ एबनॉर्मल रीज़न हो सकते हैं, मार्केट आपकी फ्लॉप हो गई है, सडनली कोई चीज़ आ गया, जोग्राफिकल कंडीशन आपकी चेंज हो गई, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो कुछ सर्टेन कंडीशन आ जाएंगी तो कुछ उसको बोल नहीं सकते हैं। उसकी वजह से अगर कुछ एबनॉर्मल मतलब इंसान के कंट्रोल में नहीं है, अगर इस वजह से कोई भी आपकी वैल्यू में चेंजेस होगा, डिक्रीज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कॉज हो सकते हैं, एबनॉर्मल कॉज की वजह से भी उसकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट, नीड फॉर डेप्रिसिएशन, नीड क्यों पड़ती है। एबनॉर्मल कॉज में आप ले सकते हो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, मीन एनी अदर रीजन। Need for depreciation, for example, ascertain the true profit and loss. Without depreciation we can't calculate true profit and loss. And for showing fair and final position of financial statement, final position of business के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए भी डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा। टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन क्या करता है, एक तरीके से फंड क्रिएट कर देता है बिजनेस में, ताकि आफ्टर 10 ईयर्स 5 ईयर एसेट्स रिप्लेस की जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फंड एसेट्स की वैल्यू के बराबर ही क्रिएट हो पाए। नेक्स्ट है आपके जो पॉइंट्स, कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो बेसिकली बेटा जो पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए, देखिए वो कौन कौन से पॉइंट हैं। मैचिंग द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मैचिंग द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्लायंस विद द लॉ। तो और भी इसके अलावा पॉइंट आप लिख सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को आपके इफेक्ट करते हैं। क्लियर। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो बेटा आपका मेथड है स्ट्रेट लाइन, वैसे तो बहुत सारे मेथड है बट बेसिकली अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, स्ट्रेट लाइन मेथड है आपका, एंड देन रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, एंड एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिडक्शन मेथड, मशीन हाउस रेट मेथड एक्सेट्रा। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करते हैं आपकी जो सिलेबस की बात करते हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड हैं बेसिकली। वो पहला है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है आपका रिटन डाउन वैल्यू method. So how, what you will say, what is depreciation? Decrease in the value of assets. In simple word, decrease in the value of assets known as the depreciation. अब बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, देखो ये आपने ग्राफ बनाया, क्लियर, आप ऐसे समझिए
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ग्राफ आपका ऐसा ही चल रहा है 10,000 स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग यानी कि हर साल हम डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में भी 10,000 चार्ज कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 10,000 एंड फोर्थ ईयर में 10,000। तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट बनेगा। क्लियर? और इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, बिकॉज जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर फिक्स होता है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड कॉस्ट मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो बेटा दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। सपोज अगर हमने 5 लाख पे 5 लाख की मशीन परचेज की है, तो फर्स्ट ईयर में 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा, 50,000, सेकेंड ईयर में भी 50,000 एंड थर्ड ईयर में भी 50,000 एंड फोर्थ ईयर में भी 50,000। ये फिक्स्ड है आपके। तो बिकॉज ऑफ दैट इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, और या फिर हम लोग इसको बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बेटा, क्योंकि जो भी डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड at fixed percentage on the original cost of assets throughout its estimated life। पूरी जो भी estimated life होगी 5 ईयर 10 ईयर्स हमेशा किस पर लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है? अंडर दिस मेथड ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म फॉर ईयर टू ईयर। आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर भी 50,000, सेकेंड ईयर में 50,000 एंड देन थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर भी सेम होगा एंड नेक्स्ट ईयर भी सेम होगा। तो आपको यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर्स एंड दैट इज़ वाई दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बिकॉज आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स है। ईच एंड एवरी ईयर यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 50,000। तो बेटा और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, तो इस वजह से इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड भी इसको बोलते हैं। मैंने तीनों ही रीज़न आपको समझा दिए। ठीक है? फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड इन दिस मेथड। बेटा दिस मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ जो आपकी होगी कैलकुलेटेड ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन अ ईयर्स। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर 2,25,000 ऑन अप्रैल 1, 2013। ध्यान से पढ़ना, मशीनरी परचेज 2,25,000 ऑन 1 अप्रैल 2013 एंड द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ दिस मशीन इज़ 5 ईयर्स। तो लाइफ है वो कितनी है, 5 साल है। देन आफ्टर 5 ईयर्स द स्क्रैप वैल्यू ऑफ दिस मशीन वुड बी रियलाइज ₹25। 5 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, 25,000। कॉस्ट कितनी है, 2,25,000। लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड देखते हैं हम किस तरीके से, हाउ वी विल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इट विल बी 40,000। क्लियर? डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो गया, 40,000 एंड इट विल बी चार्ज एवरी ईयर। तो बेटा देखो कैलकुलेट किस तरीके से हमने किया। एंड देयर इज ए फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन। एक फॉर्मूला है और उसको ही हम लोग यूज़ करेंगे। depreciation is equal to be original cost of assets minus scrap value divided by estimated life of the assets। estimated life of the assets। तो बेटा देखो इस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है। अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा, हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, 2,25,000 आई थिंक सो।
यस 2,25,000 और स्क्रैप वैल्यू है 225 एंड लाइफ है 5 years. So 2,25,000 2,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 25,000 डिवाइड बाई 5. तो देखो बेटा वैल्यू कितनी आई 2 लाख डिवाइड बाई 5. दैट मीन 40,000 depreciation will be charged each and every year in fixed installment method. So because of that this method is also known as the fixed installment method or original cost method or equal installment method. बेटा इस मेथड के कुछ मेरिट्स हैं कुछ डिमेरिट्स हैं. अगर हम पर्सनली बात करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में ये बहुत आसान है, बहुत ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगा. लेकिन अगर हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो फिर अकाउंटिंग के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड नहीं है. सो इन लास्ट क्लास वी विल डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस.